जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है RWA सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की इस क्लास का लाभ उठा रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सबसे पहले आज की क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सापेक्षिक आर्द्रता है क्या, सापेक्षिक आर्द्रता का महत्व क्या है और सापेक्षिक आर्द्रता का वैश्विक वितरण क्या है। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, जिसका उत्तर आपको लास्ट में यानी वीडियो देखने के बाद देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है सापेक्षिक आर्द्रता है क्या। ध्यान रखिए, हमने आर्द्रता सामर्थ्य पढ़ा, हमने निरपेक्ष आर्द्रता पढ़ा। आर्द्रता सामर्थ्य में हमने ये पढ़ा था कि निश्चित ताप तथा निश्चित आयतन वाली वायु में अधिकतम जल वाष्प धारण करने की क्षमता, यह है आर्द्रता सामर्थ्य। और निश्चित ताप तथा निश्चित आयतन वाली वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, यह है निरपेक्ष आर्द्रता। तो आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता का अनुपात होता है सापेक्षिक आर्द्रता। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि मान लीजिए ये एक निश्चित आयतन वाला वायु है, इसमें इस वायु का निश्चित आयतन होगा, ये निश्चित आयतन है, इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें आर्द्रता धारण करने की, अधिकतम आर्द्रता धारण करने की क्षमता मान लीजिए 100 ग्राम है या मान लीजिए 40 ग्राम है, 40 ग्राम है। अधिकतम आर्द्रता धारण करने की क्षमता 40 ग्राम है। ठीक, तो आर्द्रता सामर्थ्य इसकी 40 ग्राम हो गई। वहीं अगर मैं निरपेक्ष आर्द्रता की बात करूं तो यही सेम निश्चित आयतन वाला ये भाग है वायु का, इसका भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इसमें जो आर्द्रता है वो 20 ग्राम है। कितना ग्राम है? 20 ग्राम है। इसकी आर्द्रता 20 ग्राम है। तो ये है निरपेक्ष आर्द्रता। ये क्या हो गई? निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक, और ये है आर्द्रता सामर्थ्य। सामर्थ्य यानी आर्द्रता धारण करने की अधिकतम क्षमता। क्लियर? इसका अनुपात अब देखिए प्रतिशत में इसको मापा जाता है, इसे व्यक्त किया जाता है प्रतिशत में, ये परसेंटेज है। अब देखिए इसको निकाला कैसे जाता है सापेक्षिक आर्द्रता को। सबसे पहले देखिए यहां लिखा हुआ है निरपेक्ष आर्द्रता बटे सापेक्षिक आर्द्रता गुणे 100। सॉरी, आर्द्रता सामर्थ्य, सापेक्षिक आर्द्रता बोल दिया, आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100। सापेक्षिक आर्द्रता तो निकालना है। मान लीजिए जैसे यहां हमने देखा कि आर्द्रता सामर्थ्य 40 ग्राम है और निरपेक्ष आर्द्रता 20 ग्राम है। यहां लिख दिया निरपेक्ष आर्द्रता, यहां लिख दिया आर्द्रता सामर्थ्य और गुणे 100। ठीक, अब इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 2, इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 50। यानी RH जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो है 50%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई? 50%। यानी सामर्थ्य 40 ग्राम की है और रखा हुआ कितना है? 20 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? 20 ग्राम और रख सकता है, यानी 85% है। कुल मिला के अगर देखें तो एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी अगर आधी भरी है और पूरी भरी है, अगर पूरी भर गई यानी बाल्टी की जो सामर्थ्य थी, यानी 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर जितने की भी हो, मान लीजिए 10 लीटर की है, 10 लीटर की बाल्टी है, आपने 10 लीटर पानी डाल दिया, उसकी सामर्थ्य पूरी हो गई, उसमें 1 लीटर पानी नहीं आएगा तो वो सामर्थ्य हो गया। लेकिन आधी भरी है यानी 5 लीटर भरी हुई है, यानी अभी उसमें कुछ और जल आ सकता है। तो जो आधा भरा हुआ है वो निरपेक्ष है, यानी वास्तविक रूप में जो उसमें उपस्थित है। ठीक, तो अगर पूरी भर जाए तो जितनी क्षमता थी वो पूरी हो गई, उसे ही कह दिया गया कि सापेक्षिक आर्द्रता। अब इसी आधार पर वर्षा आदि का निर्धारण किया जाता है। तो आशा है इस बात को आप समझ गए होंगे कि आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता का प्रतिशत होता है सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका जलवायु विज्ञान में बहुत ही महत्व है।
सबसे बड़ी बात, सापेक्षिक आर्द्रता को 100% कैसे किया जा सकता है। देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता जब 100% होती है तो वर्षा होती है। जैसे ही सापेक्षिक आर्द्रता 100% होगी, संघनन होगा, बादल बनेगा और वर्षा होगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सापेक्षिक आर्द्रता 100% कब होगी। तो दो चीज आप कर सकते हो। पहला, तापमान कम कर दिया जाए। मान लीजिए कि अभी मैंने बताया ये निश्चित ताप और निश्चित आयतन पर, ये कोई वायु का भाग है जिसका आयतन निश्चित है, और मैंने कहा इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, और 20 डिग्री सेल्सियस पर इसमें जल धारण करने की क्षमता 40 ग्राम है। ठीक, 40 ग्राम, 20 डिग्री सेल्सियस पे 40 ग्राम है। अगर हम इसका तापमान कम कर दें, यानी इसका तापमान मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए इसका तापमान हमने कम कर दिया। जैसे ही तापमान कम करेंगे इसका आयतन कम हो जाएगा। पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, अब हमने तापमान कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस। तो पहले जितना बड़ा था उससे ये छोटा हो जाएगा, और जब छोटा हो जाएगा तो इसमें आर्द्रता ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता कम हो जाएगी। पहले ये 40 ग्राम जल ग्रहण कर सकता था, अधिकतम जल। अब ये चूंकि छोटा हो गया है इसलिए केवल 20 ग्राम ही जल ग्रहण कर पाएगा। बात क्लियर। अब इसमें मान लीजिए जब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे ये वायु थी तो 40 ग्राम जल ग्रहण करता था। ठीक, और इसमें उपस्थित था 20 ग्राम। उपस्थित कितना था? 20 ग्राम, या निरपेक्ष थी 20 ग्राम। क्षमता थी 40 ग्राम की, यानी 40 ग्राम इसमें जल आ सकता था, लेकिन उपस्थित कितना था? 20 ग्राम। अब इसी का हमने आयतन कम कर दिया, क्या करके? तापमान कम करके। तापमान कम करके इसका हमने आयतन कम कर दिया। जब आयतन कम कर दिया तो 20 ग्राम ही जल ये धारण कर सकती है, और उपस्थित कितनी है? 20 ग्राम। यानी अब इसकी आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी? 100%। अब इसकी सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी? 100%। पहले इसकी सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती? 50%। अभी आपको पीछे निकाल के दिखाया हूं, 50% होती। यानी अगर तापमान कम कर दिया जाए तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, अगर तापमान बढ़ाया जाएगा तो सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी। तो ध्यान रखिए, अगर हम सापेक्षिक आर्द्रता 100% करना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, हम तापमान कम कर सकते हैं। दूसरा काम कर सकते हैं, जल वाष्प की मात्रा बढ़ा दी जाए। सिंपल सी बात है, हम तापमान इतना ही रख रहे हैं, क्षमता हमारे पास 40 ग्राम रखने की है, 20 ग्राम उपस्थित है, तो इसमें 20 ग्राम और जल वाष्प डाल दिया जाए। 20 ग्राम जल वाष्प और डाल दिया जाए तो ये 40 ग्राम की क्षमता थी, 40 ग्राम पूरा हो जाएगा। तो हम दो उपाय लगाकर सापेक्षिक आर्द्रता को 100% पर ला सकते हैं। पहला उपाय, तापमान को कम करके और जल वाष्प की मात्रा को बढ़ा करके। बात क्लियर। तापमान कम होने पर सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, और तापमान अधिक होने पर सापेक्षिक आर्द्रता घटती है। क्यों? तापमान जैसे ही अधिक होगा, ये 20 से मैं 30 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो इसका आयतन बढ़ जाएगा, और जैसे ही आयतन बढ़ेगा इसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए तापमान बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, तापमान अधिक होने पर सापेक्षिक आर्द्रता घटती है। चलिए, सापेक्षिक आर्द्रता का महत्व क्या है ये देखिए। मौसम और जलवायु अध्ययन में उपयोग किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता किसी क्षेत्र के वाष्पीकरण दर और वर्षा की संभावना को प्रभावित करती है। वाष्पीकरण की दर क्यों प्रभावित करेगी? अगर सापेक्षिक आर्द्रता अधिक है, आप सिंपल सी बात समझिए कि इस क्षेत्र, इस निश्चित आयतन और निश्चित ताप वाले वायु में जल धारण करने की क्षमता है कुछ, यानी कुछ जल धारण करने की क्षमता है, और इसमें पहले से उपस्थित 80% है। सापेक्षिक आर्द्रता इसकी 80% है, तो केवल 20% और जल आ जाएगा जब इसमें, तो ये संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त हो जाएगी तो संघनन होगा, संघनन होगा तो बादल बनेगा, बादल बनेगा तो वर्षा हो जाएगी। तो वाष्पीकरण केवल 20% ही ले सकती है, वाष्पीकरण नहीं ज्यादा हो पाएगा, क्योंकि पहले से वायुमंडल में जल वाष्प उपस्थित है। लेकिन अगर इसमें 80 की जगह केवल 20% ही सापेक्षिक आर्द्रता हो, तो यानी इसमें और 80 जल वाष्प रखा जा सकता है, तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा।
क्योंकि ये होल्ड लगातार करेगी। बात क्लियर। वर्षा की संभावना, अगर सापेक्षिक आर्द्रता RH 100% हो जाए तो वायु संतृप्त हो जाती है। वायु संतृप्त होने के बाद संघनन होता है, बादल बनता है, बारिश होती है। तो जैसे ही RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है, वर्षा होती है। तो ये वर्षा की संभावना को भी व्यक्त करता है। यह वायुमंडल में नमी की मात्रा को दर्शाता है जो मानसून, चक्रवात तथा अन्य जलवायु घटनाओं के अध्ययन में सहायक है। इसके बाद कृषि में प्रभाव। अच्छा देखिए, जब आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने का मतलब हुआ कि वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो गई है, और जब आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी तो फसलों में फंगल डिजीज, साथ में तापमान भी होना चाहिए, तो फंगल डिजीज होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में फंगल डिजीज, वही बता दी, फंगल डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अगर सापेक्षिक आर्द्रता कम है, यानी वायुमंडल में आर्द्रता कम है, तो पौधों को पानी देना पड़ेगा, और सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी तो वर्षा होगी, पौधों को पानी मिल जाएगा। तो ये भी एक चीज है। दूसरा, मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव। देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होने का मतलब हुआ कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा ज्यादा है, और जल वाष्प की मात्रा अधिक होने का मतलब ग्रीन हाउस गैस अधिक है। भाई जल वाष्प क्या, ग्रीन हाउस गैस अधिक है, और ग्रीन हाउस गैस अधिक होने का मतलब क्या है, हीट को ट्रैप किया जाएगा, हीट को ट्रैप किया जाएगा और वायुमंडल के तापमान को बढ़ाया जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। इसके अलावा अगर किसी क्षेत्र की सापेक्षिक आर्द्रता 60% से अधिक या 60% से कम है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को अगर आप देखें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है, 80% 90% सापेक्षिक आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से वहां पर जीवन ज्यादा कष्टमय होता है। लगातार पसीना आता है, आदमी परेशान होता है, बैक्टीरिया वायरस का प्रभाव होता है, बीमारियां होती हैं, और यही कारण है कि वहां पर जीवन प्रत्याशा कम होती है, 39 से 40 वर्ष की जीवन प्रत्याशा होती है। ठीक, तो जहां सापेक्षिक आर्द्रता अधिक है वहां भी समस्या है, और अगर जहां कम है जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में भी सापेक्षिक आर्द्रता कम होने पर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए सापेक्षिक आर्द्रता 60 से अधिक होना या 60 से कम होना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। औद्योगिक प्रक्रियाओं में भूमिका। अच्छा देखिए, निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और अन्य प्रक्रियाओं को यह प्रभावित करती है। कैसे? धातु में जंग लगना, जितनी ही अधिक वायुमंडल में आर्द्रता होगी, धातु या जो भी आयरन मटेरियल है उसमें जंग लगने की संभावना रहेगी। खाद्य पदार्थ खराब होने की स्थिति आएगी, नमी अधिक होती है तो फंगस लग जाते हैं। आपकी रोटी वोटी आप बाहर रख के देखिए कभी, गर्मियों के समय, बारिश के समय खास करके फंगस लग जाते हैं तो समस्या उत्पन्न होती है। तो औद्योगिक क्षेत्रों में भी समस्या उत्पन्न होती है। अगर मैं सापेक्षिक आर्द्रता के वितरण की बात करूं, वैश्विक रूप से इसका वितरण कैसे होगा, तो अगर अक्षांशीय वितरण देखा जाए तो भूमध्य रेखा के पास सापेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक क्यों होती है भूमध्य रेखा के पास? क्योंकि यहां तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक, और आपके मन में होगा कि भाई तापमान अधिक होने पर सापेक्षिक आर्द्रता तो कम हो जाती है, लेकिन यहाँ क्या है, वाष्पीकरण लगातार हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में वाष्पीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से जल वाष्प की मात्रा बढ़ने की वजह से वायु संतृप्त हो रही है या सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ रही है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। 30 अंश अक्षांश यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, अगर मैं कहूं इसको लिख दूं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के रीजन में सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है। क्यों सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है? क्योंकि यहां वायु का अवतलन होता है, वायु डिसेंड करती है, यहां वायु का अवतलन होता है। ठीक, और अवतलन होगा तो हवा सतह पे नीचे बैठेगी और सतह पर दूर जाएगी, और जो भी वाष्पीकरण हो रहा उस क्षेत्र से वाष्प कहीं और चला जाएगा। तो इन क्षेत्रों में सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है। उच्च अक्षांशों में अगर हम आ जाएं
तो उच्च अक्षांशों में भी सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है। कारण क्या है? तापमान का पर्याप्त मात्रा, जिसकी वजह से वाष्पीकरण अधिक या पर्याप्त वाष्पीकरण। अधिक का मतलब भूमध्य रेखा की तुलना में तो कम, लेकिन यहां पर पर्याप्त मात्रा में वाष्पीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से उच्च अक्षांशों में सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है। अच्छा, दो कारण, एक तो यहां वाष्पीकरण भी हो रहा है, वेपोराइजेशन भी हो रहा है, साथ में यहां पर टेम्परेचर कम है। एक चीज और ध्यान देना है, यहां पर वाष्पीकरण भी हो रहा है और साथ में टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से उच्च अक्षांशों में सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है। अगर मैं ध्रुवों की बात करूं तो ध्रुवों में सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है। क्यों? तापमान अत्यधिक कम, जिसकी वजह से वाष्पीकरण कम, हवा एकदम शुष्क ड्राई विंड होती है, जिसकी वजह से सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम होती है। तो सर्वाधिक सापेक्षिक आर्द्रता भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, दूसरे नंबर पर सापेक्षिक आर्द्रता उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। बात क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। समुद्र से दूरी बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है। समुद्र के पास वाले क्षेत्रों में वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होने की वजह से सापेक्षिक आर्द्रता अच्छी होती है, अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इंटीरियर में जाते हैं, कॉन्टिनेंट के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि जमीन पर वाष्पोत्सर्जन ही होगा, जलीय भाग कम है, जिसकी वजह से सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। मौसमी परिवर्तन, देखिए मौसमी परिवर्तन भी सापेक्षिक आर्द्रता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उच्च तापमान जल वाष्प को धारण करने की क्षमता बढ़ाता है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए गर्मियों के समय लू का समय चल रहा है भारत में, और लू के समय में सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, क्योंकि वायु अत्यधिक गर्म है और अत्यधिक गर्म होने की वजह से उसका एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रही वायु, और अत्यधिक जल वाष्प धारण करने की क्षमता हो जाएगी। लेकिन वाष्पीकरण वो नहीं हो पा रहा है, उतना जल वाष्प से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए मौसमी परिवर्तन भी सापेक्षिक आर्द्रता को प्रभावित करते हैं। अब जरा देखिए मौसमी परिवर्तन में थोड़ी सी बात समझे। सर्दियों में सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है। देखिए सर्दियों में वाष्पीकरण तो कम होगा, फिर भी सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी। क्यों? क्योंकि सर्दियों में तापमान कम होने की वजह से किसी वायुमंडलीय भाग का, जहां पर तापमान कम है वहां पर वो वायुमंडलीय भाग सिकुड़ जाएगा और इसका आयतन कम हो जाएगा। आयतन जैसे ही कम होगा तो जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी, और जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। मैं पहले ही बताया हूं सापेक्षिक आर्द्रता को बढ़ाने के दो उपाय, एक तो तापमान कम कर दीजिए या तो जल वाष्प बढ़ा दीजिए। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आपने क्या किया, तापमान अधिक था लेकिन जल वाष्प बढ़ाकर सापेक्षिक आर्द्रता आपने बढ़ा दिया। लेकिन सर्दियों के समय जल वाष्प बहुत अधिक नहीं है, लेकिन तापमान इतना कम हो गया कि वो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। दूसरा, सापेक्षिक आर्द्रता सुबह अधिक और शाम को न्यूनतम होती है। आप कहोगे दिन भर तो वाष्पीकरण हो रहा है, दिन भर वाष्पीकरण हो रहा है, तो शाम को न्यूनतम क्यों और सुबह जब वाष्पीकरण नहीं तो अधिकतम क्यों? क्योंकि शाम के समय तापमान अधिक होता है, 4 बजे आप देखिए तापमान सर्वाधिक होता है, और सर्वाधिक होने की वजह से आयतन सबसे अधिक होता है वायु का। आयतन अधिक होने का मतलब जल वाष्प धारण करने की क्षमता अधिक, और जल वाष्प धारण करने की क्षमता अधिक होने का मतलब हमको पर्याप्त जल वाष्प चाहिए और नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है शाम के समय। जबकि ये अब जो जल वाष्प वायुमंडल में चला गया है, शाम के समय मान लीजिए 80 ग्राम जल पहुंच गया है, बहुत अच्छी बात, 8 ग्राम नहीं 80, ठीक, लेकिन फिर भी यहां पर सापेक्षिक आर्द्रता कम है। रात के समय ये वायुमंडल में जल वाष्प तो है, रात के समय तापमान कम हो गया, रात के समय यही क्या है, तापमान कम हो जाएगा। अब यही जो जल वाष्प है इसी वायुमंडल में है, और तापमान कम होने की वजह से उसका आयतन कम हो जाएगा, और आयतन कम होने की वजह से सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी, क्योंकि जल वाष्प तो वही है हमारे पास है। बात क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि मौसमी और दैनिक परिवर्तन भी सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा को प्रभावित करते हैं। ऊंचाई का प्रभाव देखिए, आप जानते हो सतह से अगर ऊपर जाएं क्षोभ मंडल में तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट से तापमान कम होता है। तापमान कम होता है, इसका मतलब ये हुआ
कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, जिससे वायु की जल धारण क्षमता कम हो जाती है, और जल धारण क्षमता कम होगी तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। इसलिए ऊंचाई के साथ सापेक्षिक आर्द्रता आपको बढ़ती हुई मिलेगी। ऊंचाई के साथ सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है। ठीक, स्थानीय कारक जैसे कि वनस्पति आवरण, जहां भी वनस्पति आवरण अधिक होगा वहां इवेपोट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, और वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो जलवाष्प अधिक पहुंचेगा, और जलवाष्प अधिक पहुंचेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी उन क्षेत्रों की तुलना में जहां पर वनस्पतियां नहीं के बराबर या कम हैं। ठीक, उसी तरह जल निकायों की उपस्थिति, जल निकाय अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक, और जहां वाष्पीकरण अधिक होगा सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी उन क्षेत्रों की तुलना में जहां जलीय भाग नहीं है। बात क्लियर? तो स्थानीय कारक भी सापेक्षिक आर्द्रता को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं सापेक्षिक आर्द्रता से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पर, और इसका उत्तर आप लोग हमें ये क्लास कंप्लीट करने के बाद दीजिएगा, और इसका कमेंट सेक्शन में जाके मैं भी उत्तर दे दूंगा ताकि आप अपने उत्तर को मैच कर पाओ। सापेक्षिक आर्द्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सापेक्षिक आर्द्रता का मान 100% होने पर वर्षा की संभावना होती है। सापेक्षिक आर्द्रता सीधे वायुमंडलीय तापमान के अनुपात में बढ़ती है। क्या कह रहा है? तापमान के अनुपात में बढ़ती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। ये लाइन कह रहा है, ध्यान समझिएगा इसको। सापेक्षिक आर्द्रता समुद्र के समीप अधिक होती है। अब आप ये उत्तर दिया हुआ है, इससे उत्तर चुनिएगा और आंसर दीजिएगा। तो आशा है ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सापेक्षिक आर्द्रता से संबंधित जो भी आपको डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। अगर क्लास अच्छी लगे तो निश्चित रूप से क्लास लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।